नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, विगत कुछ दिन से कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एक बार फिर से मैं अपने जो NCERT एवं SCERT का सेशन है उसे आगे बढ़ाता हूँ और इसी सिलसिले में आज मैं SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक अध्याय 6 की विवेचना कर रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई एवं उसने व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, उन परिवर्तनों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी आपने देखा। अंग्रेजी सरकार के काम से भारतीय समाज का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, धनवान इत्यादि इन सभी लोगों का जीवन अस्थिर हो गया। कई राजाओं के राज्य छिन गए, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियां नीलाम हो गई, किसानों की हालत और दयनीय हो गई तथा शिल्पकारों एवं बुनकरों का तो काम ही बंद हो गया। व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे और धनवान लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योग में जो पैसा लगाकर लाभ कमाते थे वह भी बंद हो गया। इन सब के बारे में आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। अंग्रेजी सरकार से दुखी ये सभी लोग समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध भी कर रहे थे, मगर उनके विरोध में एकजुटता नहीं थी। छोटे क्षेत्रों में सीमित उनके संघर्ष बड़ी आसानी से सरकार द्वारा दबा दिए जाते थे। फिर 1857-58 में ऐसी क्या बात हुई कि इन्हीं लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी शासन अपने को बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना रखती है। आज भी आप यह देखते हैं। कल्पना करें कि यही सेना और पुलिस शासन का विरोध करने लगे तो क्या होगा, सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी। 1857 में अंग्रेजी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या ने शासन का विरोध प्रारंभ कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि वर्षों तक उनके लिए काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने ऐसा क्यों किया। तो निश्चित रूप से इन सैनिकों के साथ भी कुछ ऐसी बात जरूर रही होगी जिसने उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया। आइए अब इन कारणों को जानने का प्रयास करें। तो साथियों, अभी तक जो आपने सुना, मोटे तौर पर आप ये जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई और ब्रिटिश सत्ता की जो नीतियां थी, उनकी नीतियों ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, सभी वर्गों के जीवन में हस्तक्षेप हुआ और इससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति खराब हो गई। सरकार के विरुद्ध भारतीय समाज के लोग भी छोटे छोटे स्तर पर विरोध करते रहे, लेकिन सरकार ने इनको दबा दिया। अब आप ये भी जानते हैं कि कोई भी सरकार अपने को सुरक्षित रखने के लिए सेना रखती है और ब्रिटिश सरकार जो भारत में शासन कर रही थी उसमें बहुत बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की थी जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत सैनिक सेवा दे रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया 1857-58 का कि ये सभी समाज के विभिन्न वर्ग संगठित होकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए उतावले थे और इसी कड़ी में सैनिकों ने भी, सरकार के अपने सैनिकों ने भी, जो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश सरकार में कार्यरत थे, उन्होंने भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला ले लिया और विद्रोह कर दिया। आखिर क्या कारण रहा होगा, तो आइए बारी बारी से इन कारणों को देखते हैं। पहला है भारतीय सैनिकों की शिकायतें। अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिकों की मदद से ही स्थापित किया था। जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य समाप्त होते गए, उन राज्यों के लिए काम करने वाले सैनिक भी बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में उन्होंने अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर ली। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि राजा कौन है, उन्हें तो शवों के लिए लड़ाई ही लड़नी होती थी, बदले में उन्हें वेतन मिलता था। उनके लिए अपना और अपने परिवार का जीवन चलाना ज़्यादा जरूरी था। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इसमें भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, जबकि काम वे बराबर ही करते थे। अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपया, घुड़सवार सिपाही को 27 रुपया मिलते थे। दूसरे भारतीय सिपाही चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे।
नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार जाना भी होता था। ऐसा प्रावधान किया गया। यह कानून 1856 में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाने को पाप माना जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार भी करते थे। आज ही की तरह उस समय भी अधिकांश सिपाही किसान परिवार से आते थे। जब अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्थाओं से किसान बर्बाद होने लगे तो सैनिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अतः अंग्रेजी नीतियों के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, सैनिक उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। तो साथियों, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय सैनिकों की शिकायतें थी, और शिकायतें क्या थी कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का जो वेतन था उसमें असमानता था। भारतीय सैनिकों का जो कार्य था वो भी सीमित था, बड़ा पद उन्हें नहीं मिलता था। एक ही प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार का वेतन, प्रमोशन का जो प्रावधान भी उनको नहीं था। सूबेदार, हवलदार इत्यादि पद पर ही भारतीय लोगों को नौकरी मिलता था। इन नियमों से वो सब परेशान थे। 1856 में एक कानून भी बना दिया गया कि जो है ना, जो भारत के सैनिक है, अगर ब्रिटिश देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध करते हैं तो वहाँ उसे जाना होगा लड़ने के लिए। लेकिन हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करके दूसरे देश में जाने को पाप माना जाता था। इससे भी भारतीय सिपाही दुखी थे और परेशान थे। इसके अतिरिक्त व्यवहार भी उनके साथ दोयम दर्जे का होता था, अपमानजनक व्यवहार करते थे। इन सब से वो सब परेशान थे। इसके अतिरिक्त भूमि व्यवस्था, आपने पढ़ा पिछले अध्यायों में कि अंग्रेजों की विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था से भी सैनिकों पर सीधे असर पड़ा। इसलिए कि अधिकांश जो सैनिक थे वो किसान परिवार से आते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था से भी वो पीड़ित हुए और इससे भी वो क्षुब्ध थे। अब यहाँ बॉक्स में देखते हैं कुछ बातें लिखी हुई हैं। 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है। किसानों के कुछ अधिकार है, यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर आघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से बनी है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का या तो बाप होता है, या बेटा, या भाई, या दूर का कोई रिश्तेदार। ये लॉर्ड डलहौजी का कथन है। इसमें उन्होंने इंगित किया है कि जो सेना है, भारतीय सैनिक है, उस पर आघात करना सही नहीं है, या देश की किसी व्यवस्था पर अगर हम आघात करेंगे तो ये भारतीय सैनिक है वो उनका हमदर्द बन जाएगा। ये भारतीय सैनिक किसी परिवार का सदस्य है, और वो तो किसी का बाप है, या बेटा है, भाई है, या रिश्तेदार है। अतः वो अल्टीमेटम दे रहे हैं, ऐसा आगाह कर रहे हैं। आगे है गतिविधि। आप इस अंग्रेज अधिकारी के कथन को भारतीय सैनिकों के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? ये आप सब जानते होंगे कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के रूप में किस रूप में देखते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनका कहना है कि वो भारतीय हैं, किसान परिवार से संबंधित है और समाज से जुड़े हैं। अगर समाज पर आघात करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सैनिक प्रभावित होंगे। इसी समय इन सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या आई। यह समस्या थी कि नए किस्म की इनफील्ड राइफलें, इस राइफल के जो कारतूस होते थे उस पर कागज का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। खोल बनाने में गाय, सुअर एवं अन्य जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। कारतूस में भरने के पहले खोल को दांत से काट कर हटाना पड़ता था। इस बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है जबकि सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। सैनिकों को ऐसा लगा कि अगर वे दांतों से कारतूस के खोल को काटते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि इन राइफलों को अंग्रेजी सरकार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाई थी, परंतु भारतीय सैनिकों को ऐसा विश्वास हो गया कि राइफलें और कारतूस उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए लाई गई थी। सैनिक अन्य कारणों से तो पहले से ही नाराज थे, इस बात से ने उन्हें और एकदम भड़का दिया। तो साथियों, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं एक एनफील्ड राइफल को दिखाया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण माना जाता है 1857 के जो विद्रोह होता है सिपाहियों का, उसके इस समय ब्रिटिश शासन अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए सेना में और नई तकनीक को लाने के उद्देश्य से एक नई राइफल लाई, एनफील्ड राइफल। उसमें एक मोटी कागज़ को दांत से खींचना होता था, उसके बाद उसमें कारतूस को लगाना होता था।
यानी कारतूस को दांतों से खींचना होता था। तो ये बातें फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, और बहुत हद तक ये सही भी था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो उस समय आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं का पवित्र जो पशु माना जाता है, वो लोग पूजते हैं, और मुसलमान लोग सूअर से जो थोड़ा दूरी बना कर रखते हैं, वो डिस्टेंस रखते हैं। तो इस तरह से वो दोनों सैनिक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिश है अर्थात ईसाई लोग हमारे हिंदू और मुसलमान के जो धर्म है उसे वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। और अगर पूछा जाए कि तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग ही था, कारतूस वाले राइफल का प्रयोग था। आप इसे याद रखेंगे। साथियों, आज मैं कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आज मैं यहीं पर इस क्लास को रोकूंगा। आप सब वीडियो को देखें, अपना स्नेह, सुझाव इत्यादि कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जो रेस्ट टॉपिक है उसे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।